स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वराज क्लासेस पे। हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 7 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के सेशन को देखे थे, चैप्टर 2। आज हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 को देखेंगे, जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले हम एक ब्रीफली समझा देते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा गया है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश में सबसे पहले गुलाम आता है, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद आता है लोदी राजवंश। लोदी, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो विशेष जानकारी देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर। दिल्ली सल्तनत 12 से 15 शताब्दी। एनसीईआरटी का बुक आप लोग खोल लीजिए। एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 37 आप खोलेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको नज़र आएगा। उसी क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पे डील करेंगे आज। वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्लास 7 चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में राजधानी की स्थापना। क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापना की? तो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी कौन बनाया? उत्तर है तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी स्थापित की। बाद में चौहान शासकों का शासन आया और 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपका जो आंसर है ये इस क्वेश्चन, और ये आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में आएगा तो इसी का आंसर को लिखना है। दिल्ली एक ऐसा राजधानी बन गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्र था। आपसे कोई पूछा दिल्ली के सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की, तो आप लिखेंगे उत्तर में तोमर राजपूतों ने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी स्थापित की। बाद में चौहान शासकों ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? मतलब प्रशासन की भाषा मतलब जो कामकाज होता किस भाषा में होता था? अभी आप कोई कामकाज आप देखते हैं, हमारे अगर विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपका विद्यालय का कामकाज किस भाषा में होता है? तो आप देखेंगे मोस्टली हिंदी में होता है। उसी प्रकार उस समय भी सरकारी कामकाज जो होता था किस भाषा में होता था? तो उत्तर होगा प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी। अब साइड में आप देख रहे होंगे दिल्ली सल्तनत के राजवंश को यहाँ पे दिखाया गया है। दिल्ली सल्तनत के राजवंश को दिखाया गया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहती है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब किए थे? 1206 में। कौन स्थापना किया था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये रिवीजन के लिए आपका। उसके बाद खिलजी आते हैं जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं, और इसमें दो शासक होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो स्थापना कौन करते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। अगर इसका स्थापना पूछेगा संस्थापक कौन है तो जलालुद्दीन खिलजी। कहीं कहीं खलजी भी लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है। और इसके अगर वास्तविक संस्थापक के रूप में जो संस्थापक उसको कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दोनों इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगा। पहला है जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी या खलजी। दूसरा अलाउद्दीन, दूसरा है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। किताब में आपका खलजी लिखा हुआ है तो आप इसको देख लेंगे, खिलजी खलजी दोनों। फिर तीसरे नंबर पर फिर तुगलक आते हैं, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 तक चला। ये सबसे लंबा चलने वाला राजवंश था, सबसे लंबा शासनकाल ऐसी था। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक किए थे। इसके संस्थापक के रूप में कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1414 तक चलता है। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। ये सबसे छोटा और संक्षिप्त राजवंश था। कैसा छोटा? तुगलक सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा था और संक्षिप्त राजवंश था, जिसका संस्थापन कौन था? खिर्ज खां। खिर्ज खां इसके संस्थापक थे। खिर्ज खां, खिर्ज खां इसके संस्थापक थे। ये सैयद वंश। उसके बाद आता है लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी राजवंश था और इसी के टाइम पे लोदी वंश में ही बाबर का आगमन होता है और लोदी समाप्त होता है। उसके बाद आपके पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर ने युद्ध भूमि में हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, और इसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना होती है। आपका क्वेश्चन था सिर्फ एक लाइन का कि प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। लेकिन जब ये आया तो हम इसको बता दिए कौन से राजवंश कब और कैसे आए। आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। तीसरा प्रश्न है दिल्ली, प्रश्न है किसने शासनकाल के दौरान सल्तनत अधिक विस्तार हुआ? अभी हम आपको बताए थे किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत अधिक विस्तार हुआ था, तो तुगलक वंश में। लेकिन किसके? तो मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत अपनी दूर की सीमा तक पहुंची, मतलब सबसे अधिक विस्तार इसका हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण स्थापित हुआ। आपसे कोई पूछेगा किसके शासनकाल में विस्तार हुआ, आप सीधे बोल देंगे तुगलक वंश में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में शासन का विस्तार हुआ जो दूर सीमा तक पहुंची। आगे बढ़ते हैं। आगे है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपकी किताब में। अब पेज नंबर 37 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप सीधा आंसर लिखेंगे इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। यह 14वीं सदी में भारत पहुंचा था। ये 14वीं सदी में भारत पहुंचा था। मतलब क्या है? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो किस देश से? मोरक्को से भारत आया था, मोरक्को अफ्रीका से, और 14वीं शताब्दी में भारत पहुंचा था। 14वीं शताब्दी में भारत पहुंचा था। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कब आया था इब्न बतूता? ये लिख लीजिएगा कब आया था। भारत में आगमन था इसका 1333 ईस्वी में। भारत कब आया? 1333 ईस्वी में आया। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसे दिल्ली की काजी के पद पर भी बैठाया गया और इसी ने यात्रा वृत्तांत रिहला पुस्तक था इसका। ये क्वेश्चन आज तक पूछा जाता है। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। इसके यात्रा वृत्तांत था, उस समय भारत का विवरण था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो किस देश से आया था? मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में भारत पहुंचा था। मतलब कब आया था भारत? 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत उस समय के शासन, नगर और समाज की जानकारी दी। उसका वृत्तांत इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कौन सा इतिहास? रिहला। तो आप इससे देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन है
न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान क्यों रखना जरूरी था? तो सीधी बात है, किसान राजस्व देते थे, किसान राजस्व से वेतन आता था, यही चक्र दोहराता था, इसलिए किसान को, सेना को राज की रक्षा करने के लिए किसान की भी रक्षा करना पड़ता था। सीधी बात है, एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ, किसान राजस्व देगा तो राजस्व से ही तो वेतन मिलता है, और राजस्व से वेतन मिलेगा तो क्या होगा? सेना राज की रक्षा करेगा। सेना क्या काम करता है? रक्षा करने निकलता है। यही चक्र बार बार दोहराते रहता है और यही होता है न्याय का चक्र। तो किसान समृद्ध रहेंगे तो राजस्व देंगे, राजस्व से सेना चलेगी और सेना राज की रक्षा करेगी। यही न्याय चक्र का सार है। इतना भी लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। आप ऐसे बात अगर लिखना है तो विशेष में अगर लिखिएगा, न्याय चक्र में किसान, राजस्व और सेना एक दूसरे के प्रतिरूप थे। सेनापतियों किसान के हितों की रक्षा करना जरूरी था, क्योंकि किसान राजस्व देते थे, इसी राजस्व से सेना का वेतन का होता था और सेना राज्यों की रक्षा करते थे। यही चक्र बार बार दोहराता था, इसलिए किसान की रक्षा करना होता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। सल्तनत के भीतरी और बाहरी सीमा पे आप क्या समझते हैं? सल्तनत का भीतरी और बाहरी सीमा को आप क्या समझते हैं? तो पहले भीतरी सीमा को देख लेते हैं। गैरिसन शहरों में आसपास का एक क्षेत्र जो राजधानी दिल्ली के निकटवर्ती होता था। बाहरी सीमा कौन था? गैरिसन क्षेत्रों के भीतरी प्रदेश से आगे स्थित दूर के क्षेत्र। ठीक है। मुख्य चुनौतियाँ क्या थी? प्रारंभिक सुल्तान दूर के क्षेत्रों को पर प्रभाव नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते थे, अतः रसद पहुंचाना कठिन था, कर एकत्र करना मुश्किल था, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्रोह की संभावना रहती थी। समझ रहे बात को, कि अगर हम अपने भीतरी घर में रह रहे हैं और घर में शासन प्रशासन चलाना आसान होता है, और घर से मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर कोई और जगह है जहाँ पे हम शासन कर रहे हैं, तो उस जगह पे शासन करना मुश्किल है, शासन पहुँचाना मुश्किल है, रसद मतलब होता है सामग्री पहुँचाना मुश्किल है, कर लेना मुश्किल होगा, और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्रोह की संभावना ज़्यादा होती थी। इसीलिए सुल्तान भीतरी और बाहरी सीमा से अलग अलग रूप से कार्य करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। लास्ट क्वेश्चन है, किताब में पढ़िएगा तो बताते हैं, मुक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करें या सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? अपने विचार से सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनका क्या कारण हो सकता है? तो मुक्तियों पर नियंत्रण और त्वरित पुनरावृत्ति। मुक्ति क्या था? इक्ता क्षेत्र के अधिकारी जिसे राजस्व एकत्र करने और सैनिकों की व्यवस्था करने का दायित्व होता था, उसे मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति क्या था? इक्ता क्षेत्र के अधिकारी जिसे राजस्व टैक्स लेना और सेना की व्यवस्था करने का दायित्व था। नियंत्रण का उपाय क्या क्या था? राज्य के लेखागार में राजस्व की जांच करते थे। मुक्ति केवल निर्धारित कर ही ले सकते थे। आवश्यक संख्या में सैनिक रखना अनिवार्य था। विरोध का कारण क्या था? अधिक कर वसूल, धन और शक्ति अपने हाथों में रखने की इच्छा से मुक्ति सुल्तान के आदेशों का विरोध कर सकते थे। क्या था? जब आपके पास पावर ज़्यादा आता है तो आप बड़े लोगों का आदर करना भूल जाते हैं। यही यहाँ पे भी था। अधिक कर वसूली, धन की शक्ति अपने हाथ में लेने के कारण सुल्तान को या डर था या आदेश होता कि यहाँ विद्रोह होने की संभावना है। अब जो हम पढ़े उसको एक बार में हम लोग देख लेते हैं। प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी। सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक में। इब्न बतूता देश है था मोरक्को अफ्रीका से। राजधानी सबसे पहले किसने बनाई थी? तोमर राजपूत ने। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। इसके बाद आइए विचार करें। तो विचार करें में आप अपने पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके अनुसार हम आपको आगे डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम उसको आगे अपने विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो रहा है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के में क्वेश्चन आंसर इधर से ही आता है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको भी क्लास बनाने में मोटिवेशन मिलता है। आपसे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही इम्पोर्टेंट है।
जिससे काम करने में मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर मोटिवेशन कम होता है। तो प्लीज़ आपसे, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।